गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 12th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो है जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन या जनन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जो सभी जीवधारियों में पाया जाता है। तो क्या है ये जनन? जनन का मतलब है किसी भी जीवधारी द्वारा अपने समान जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करना जनन कहलाता है। यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी इंडिविजुअल अपने समान जीव को उत्पन्न करता है, स्वयं से अपनी जाति की वृद्धि करता है, उसे हम जनन कहते हैं। जनन की प्रक्रिया का क्या महत्व है, इम्पॉर्टेंस क्या है जनन की? सबसे पहले तो जो जनन है, रिप्रोडक्शन है, ये बहुत ही एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है जो केवल किसी भी जीव के सर्वाइवल में ही हेल्प नहीं करता बल्कि किसी भी जाति की पृथ्वी पर अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी बहुत आवश्यक है जनन की प्रक्रिया। इसके अलावा जाति की संख्या में वृद्धि तो करता ही है जनन। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो रिप्रोडक्शन का है वो ये है कि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के द्वारा जीवन के विकास में, जैविक उद्विकास में सहायता मिलती है। जैविक उद्विकास की प्रक्रिया बढ़ती रहती है जनन की प्रक्रिया के द्वारा। तो ये हमारी जनन की प्रक्रिया का महत्व है। जनन जो है वो दो प्रकार का होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या इनमें अंतर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? तो बच्चों, अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कि गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता है, गैमीट्स का निर्माण नहीं होता, गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता, वह अलैंगिक जनन कहलाती है। और लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कि दो प्रकार के गैमीट्स बनते हैं और उनका संलयन होता है, फ्यूजन होता है, ताकि एक नए जीव का निर्माण हो सके। तो ये एक मुख्य अंतर है, या आप इनकी परिभाषा भी लिख सकते हैं कि लैंगिक जनन वह प्रक्रिया जिसमें कि दो विभिन्न प्रकार के गैमीट्स का निर्माण होता है, इन गैमीट्स का संलयन होता है ताकि एक नए जीव का निर्माण हो सके। और अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया जिसमें कि गैमीट्स का निर्माण नहीं होता है। तो देखो बच्चों, क्या अंतर है, अन्य मुख्य अंतर क्या है लैंगिक और अलैंगिक जनन में? सबसे पहला अंतर है कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड रहता है, कि एक ही जनक होगा, उससे नए जीव का निर्माण होता है। जबकि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में दो जनकों का, दो पेरेंट्स का होना आवश्यक है। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में जो कोशिका विभाजन होता है वो होता है समसूत्री कोशिका विभाजन यानी कि माइटोसिस। और लैंगिक जनन की प्रक्रिया में जो कोशिका विभाजन इन्वॉल्व रहता है वो होता है अर्धसूत्री विभाजन, या जिसे हम कहते हैं मेयोसिस। 11th क्लास में आपने कोशिका विभाजन करके एक पूरा चैप्टर पढ़ा है जिसमें हमने पढ़ा था माइटोसिस और मेयोसिस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी मैं आपको क्लियर करूंगी एक बार फिर से। अब देखो, जैसे मैं पहले ही आपको बताया कि अलैंगिक जनन में गैमीट्स का निर्माण नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में गैमीट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये अंतर है, मुख्य अंतर है आपके लैंगिक और अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में। अब मैं आपको थोड़ा सा पुरानी क्लास की मेमोरीज की ओर लेके जाती हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है। तो देखो बच्चों, बहुत ही बेसिक डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस में, ताकि आपको याद आ जाए कि क्या माइटोसिस है। माइटोसिस यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन, और क्या मियोसिस है यानी कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। माइटोसिस दैहिक कोशिकाओं यानी कि सोमैटिक सेल्स में होने वाला एक कोशिका विभाजन है। माइटोसिस वह कोशिका विभाजन जिसके पश्चात बनने वाली नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान ही रहती है। यानी कि अगर पेरेंट सेल में 2n क्रोमोसोम्स हैं तो नई जो दो सेल्स बन रही हैं उनमें भी क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहेगा, 2n। आपको पता है ये अच्छे से। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, जैसे हमने बोला था कि ये दैहिक कोशिकाओं में नहीं होता, ये होता है लैंगिक कोशिकाओं में या रिप्रोडक्टिव सेल्स में। वह कोशिका विभाजन जिसके फलस्वरूप बनने वाली नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपनी जनक कोशिका की आधी हो जाती है, उसे हम कहते हैं मियोसिस या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, और यही मेन डिफरेंस आपका लैंगिक और अलैंगिक जनन का भी है। अलैंगिक जनन में क्योंकि एक ही जनक
भाग लेता है, तो वहाँ पर जो कोशिका विभाजन कोशिकाओं की वृद्धि के लिए आवश्यक है, नए जीव की उत्पत्ति के लिए, वो है समसूत्री कोशिका विभाजन। जबकि लैंगिक जनन की प्रक्रिया हमने बोला था कि वहाँ पे गैमीट्स बनते हैं, लैंगिक जनन में गैमीट्स बनते हैं, मेल गैमीट्स, फीमेल गैमीट्स। तो गैमीट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो इस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बाद होता है, यानी कि मियोसिस के बाद। तो ये अंतर आपका इंपॉर्टेंट है कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जबकि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में होता है हमारा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। बच्चों, अब एक नया हेडिंग है जिसे हम बोलते हैं लाइफ स्पैन और जीवन अवधि या जीवन काल। लाइफ स्पैन का मतलब होता है किसी भी जीवधारी का जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है वो उसका लाइफ स्पैन कहलाता है। यानी कि जीवन अवधि, कोई भी जीव कब जन्म ले रहा है और उससे उसके जन्म से उसकी नेचुरल डेथ तक का जो टाइम है उसे हम जीवन अवधि कहते हैं। ये जीवन अवधि अलग अलग जीवधारियों में अलग अलग होती है। कुछ जीवों की जीवन अवधि मैं आपको बताऊंगी। देखो बच्चों, यहाँ पे जैसे हाउस फ्लाई आप देख रहे हैं, इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 1 से 4 महीने का। एलिफेंट का जो जीवन काल होता है 60 से 90 वर्ष का होता है। ऐसे देखने जेलीफिश का जो आयु काल है वो है 1 ईयर, ह्यूमन बींग्स का 100 ईयर, रैट 2 to 3 ईयर्स, हॉर्स 30 to 40 ईयर्स। ऐसे अलग अलग जीवधारी जो अलग अलग ग्रुप्स के होते हैं उनका जीवन काल जो है वो अलग अलग होता है। चलो बच्चों, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। तो अलैंगिक जनन जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पे गैमिट्स का ना तो निर्माण होता है ना उनका संलयन होता है, और इस अलैंगिक जनन के पश्चात जो बनने वाले नए जीवधारी हैं वो अपने पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज होते हैं, इसीलिए उनको क्लोन्स भी कहा जाता है। जो अलैंगिक जनन के पश्चात बनने वाले जीवधारी हैं वो क्योंकि अपने जनकों के एकदम समान होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो कोशिका विभाजन हो रहा है वो कैसा है? समसूत्री। समसूत्री कोशिका विभाजन के पश्चात जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट की कॉपी होती हैं, जो डॉटर सेल्स होती हैं। और ऐसे ही अलैंगिक जनन के पश्चात जो नए जीव बन रहे हैं वो अपने जनकों के एकदम समान होते हैं, इसीलिए उनको हम क्लोन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों अलैंगिक जनन के यहाँ पे प्रकार देखिए। अब सबसे पहला जो है वो है फिजन, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, तीसरा है बडिंग, रीजनरेशन या इसको पुनरुद्भवन भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन, अगला है कायिक जनन। फिजन यानी कि खंडन जिसे हम कहते हैं 2 प्रकार का होता है, एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। ठीक, नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, ये मैंने आपको बता दिया। बडिंग के 2 प्रकार हैं, एक है एक्सटर्नल बडिंग, एक है इंटरनल बडिंग। अब देखो कायिक जनन जो है उसके प्रकार देखो। पहले कायिक जनन की 2 विधियां हैं, एक है प्राकृतिक विधियां और दूसरी है आर्टिफिशियल मेथड्स यानी कि कृत्रिम विधियां। कि कायिक जनन 2 प्रकार से होता है, प्राकृतिक और आर्टिफिशियल दोनों प्रकार से। कायिक विधियां, कायिक जनन की 2 विधियां हैं। इसके अलावा जो ये आर्टिफिशियल मेथड्स हैं, कृत्रिम विधियां, इसके भी कई प्रकार हैं। पहला है कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर। तो अब हम एक एक करके इन सब विधियों के बारे में पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल। तो आप लोग ये फ्लो चार्ट को देखेंगे और इसको अच्छे से बनाएंगे कॉपी में। तो बच्चों सबसे पहले अभी हम पढ़ रहे हैं विखंडन विधि अलैंगिक जनन की। विखंडन विधि का मतलब है कि जिसमें एक फुली ग्रोन ऑर्गेनिजम्स यानी कि कोई भी एक जीवधारी जो पूर्ण विकसित है वो 2 या 2 से अधिक डॉटर सेल्स में या डॉटर इंडिविजुअल्स में विभाजित हो जाता है, उसे हम विखंडन कहते हैं। विखंडन 2 प्रकार का होता है, एक है द्विखंडन, एक है बहुखंडन। तो सबसे जो मेन कॉमन टाइप है वो है द्विखंडन। आप लोगों ने पढ़ा भी है कक्षा 10 में जनन चैप्टर में ये। इसमें क्या होता है, कोई भी एक अडल्ट पेरेंटल बॉडी किसी भी जीव की वो 2 समान डॉटर सेल्स में विभाजित हो जाती है, इसे हम द्विखंडन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो द्विखंडन की प्रक्रिया है ये बहुत कॉमनली पाई जाती है प्रोटोजोन्स में। इसके अलावा बैक्टीरिया हैं, ग्रीन एल्गी हैं, उनमें भी ये पाई जाती है। इसके अलावा प्लानेरिया है, उसमें भी द्विखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल जो आप देख रहे हैं पिक्चर, ये है अमीबा में द्विखंडन। देखो अमीबा की जो बॉडी है, ये अमीबा
एक फुली ग्रोन ऑर्गेनिजम्स है जो कि 2 डॉटर सेल्स में विभाजित हो रहा है। विभाजन का जो प्रोसेस है इसमें सबसे पहले होता है कैरियोकाइनेसिस विच इज़ फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यानी कि कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक का विभाजन, साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका का विभाजन। तो देखो बच्चों, ये फुली ग्रोन ऑर्गेनिज्म अमीबा यहाँ पे है। ये अमीबा का केंद्रक पहले डिवाइड होना शुरू हो रहा है, जिसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक विभाजित होकर के उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है कोशिका का वो विभाजित हो रहा है, और विभाजित होकर के विभाजन के पश्चात वो 2 डॉटर सेल्स में विभाजित हो गया। ये अमीबा में द्विखंडन की विधि है। दूसरा यहाँ पे जो दिखा रखा है आपका यूग्लिना में द्विखंडन की विधि। यूग्लिना में भी सेम है, बट यूग्लिना में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है। आप देख रहे हैं कैसे लंबवत रूप से एक यूग्लिना से 2 यूग्लिना बन रहे हैं यहाँ पे। इसमें भी सेम है, कैरियोकाइनेसिस विच इज फॉलोड बाय द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस। पैरामीशियम में देखो, एक पैरामीशियम से 2 पैरामीशियम बन रहे हैं। अभी जो पैरामीशियम में हो रहा है, पैरामीशियम में होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स द्विखंडन जिसे हम कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस और फिर साइटोकाइनेसिस, और 2 पैरामीशियम यहाँ पे बन जाते हैं। तो देखो बच्चों, ये उदाहरण है द्विखंडन के। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ बहुखंडन क्या होता है। देखो बच्चों, ये है बहुखंडन जिसे हम कहते हैं। बहुखंडन यानी कि मल्टीपल फिजन। इसका कॉमन एग्जाम्पल है मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, जिसका नाम होता है मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट या कोई भी अन्य जीव, जैसे कि कुछ एल्गीज में भी ये कॉमन होता है मल्टीपल फिजन। उनमें क्या होता है, ड्यूरिंग द अनफेवरेबल सिचुएशंस, जबकि स्थितियाँ सही नहीं हैं, उस समय एक पेरेंट सेल कई सारे छोटे छोटे जीवधारियों में विभाजित होती है, कई सारे छोटे छोटे डॉटर सेल्स में विभाजित होती है, और वो डॉटर सेल्स फेवरेबल कंडीशंस में रिलीज आउट कर दिए जाते हैं नए जीव के निर्माण के लिए। यानी कि एक जीव से, एक सेल से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, उसे हम कहते हैं बहुखंडन। उदाहरण मैंने आपको बताया, मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम के बॉडी में ये बहुखंडन होता है। सेकेंड टाइप जो बच्चों है वो है आपका बडिंग। बडिंग एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसमें कि क्या होता है, किसी एक जीवधारी के शरीर से एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय वृद्धियां शरीर से निकलने लगती हैं, जिनको हम बड कहते हैं। और ये बड क्या करते हैं, जनक से यानी कि पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर के, हट करके, अलग होकर के नए जीवधारी का निर्माण करते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रखा है डायग्राम, ये है बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा के शरीर में कुछ कोशिकाएं विभाजित होकर के एक बड का निर्माण करती हैं, आप देख रहे हैं। वो बड धीरे धीरे अपने जनक के समान आकार लेता है और फुल ग्रोन होने पे अपने जनक के शरीर से डिटैच होकर के नए इंडिविजुअल का निर्माण करता है। एक प्रकार का अलैंगिक जनन का प्रकार है बडिंग। ये जो बडिंग का प्रकार है ये है एक्सटर्नल बडिंग। इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल बडिंग, क्योंकि जो नया जीव बन रहा है वो जनक के शरीर के बाहर बन रहा है। ये देखो बच्चों, यहाँ पे बडिंग इन यीस्ट। यीस्ट जो है, आपको पता है क्या होता है यीस्ट? एक कवक है यीस्ट। ये यीस्ट में भी जो विभाजन होता है बडिंग के द्वारा होता है। इसमें भी एक्सोजीनस होता है, यानी कि बाह्य बड बनते हैं। एक जीव के शरीर में बाह्य बड बनेंगे और फिर वो नए जीव का आकार ले लेंगे। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से आंतरिक बड्स का निर्माण होता है। बडिंग, आंतरिक बडिंग कैसे होती है। ये देखो बच्चों, ये इंटरनल बडिंग का एग्जाम्पल है। स्पॉन्जिला में इंटरनल बडिंग होती है, यानी कि शरीर के अंदर छोटे छोटे बड्स का निर्माण होता है, जिनको हम आर्कियोसाइट्स बोलते हैं। ये आर्कियोसाइट्स डेवलप होकर के फेवरेबल कंडीशन में शरीर के बाहर आकर के नई जीवधारी का निर्माण करते हैं। स्पॉन्जिला इसका एग्जाम्पल है। अगले प्रकार का जो अलैंगिक जनन की विधि मैं बता रही हूँ आपको, वह है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन वैसे तो कई प्रकार के शैवालों में भी पाया जाता है, बट यहाँ पे मैं जो आपको एग्जाम्पल दिखा रही हूँ वो है माइक्रोस्टोमम। एक प्लेटफॉर्म होता है माइक्रोस्टोमम, उसके शरीर में किस प्रकार से फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। पहले तो जानें कि फ्रेगमेंटेशन क्या है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है एक प्रकार का अलैंगिक जनन, जिसमें कि जनक का जो शरीर है वो छोटे छोटे 2, 3 या अन्य टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। किसी भी प्रकार से, किसी प्राकृतिक कारण से हो सकता है या किसी भी कृत्रिम कारण से, अगर कोई शरीर उसका टूट जा रहा है अलग अलग भागों में, तो प्रत्येक जो भाग है शरीर का, फ्रेगमेंट जो है, वो नए जीवधारी में डेवलप हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका शरीर
1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड यहाँ पे हो रहा है और प्रत्येक भाग जो है नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों अगली विधि जो है अलैंगिक जनन की वो है ज़ूस्पोर्स के निर्माण के द्वारा। ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं? चल बीजाणु होते हैं, मोटाइल होते हैं। चल बीजाणु मतलब मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। फ्लैजिला इनमें पाया जाता है। देख रहे हैं आप यहाँ पे एक ज़ूस्पोर बना हुआ है। माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ हैं बट मोटाइल होती हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। इनमें फ्लैजिला होते हैं, इनको हम कहते हैं ज़ूस्पोर। कहाँ पाए जाते हैं ये? कुछ शैवाल और कवकों में जो है विशेष प्रकार की अलैंगिक संरचनाएं ये होती हैं जिन्हें हम ज़ूस्पोर कहते हैं। और जल इनके मूवमेंट के लिए आवश्यक होता है। एक्वेटिक जो शैवाल और एक्वेटिक कवक हैं, जलीय कवक और जलीय शैवाल, उनमें इन ज़ूस्पोर्स का निर्माण होता है। ये ज़ूस्पोर्स क्या करते हैं? शरीर के अंदर डेवलप होते हैं। कैसे? अलैंगिक विभाजन के द्वारा, यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा इनका निर्माण होता है। और ये ज़ूस्पोर ग्रो करके नए जीव का निर्माण करते हैं। अगला मेथड जो है अलैंगिक जनन का वो है कोनिडिया के निर्माण के द्वारा। कोनिडिया, अब ये कोनिडिया क्या होता है? देखो बच्चों, कोनिडिया जो होते हैं वो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, यानी कि मूवमेंट नहीं कर सकते खुद से, केवल हवा के द्वारा ये मूव कर सकते हैं। और इनका निर्माण शरीर के बाहर होता है किसी भी जीव के। जैसे यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर दिखा रखा है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक कवक होता है। इसके शरीर में देखो कोनिडियोफोर नामक संरचनाएं बनती हैं। उन कोनिडियोफोर्स में कोनिडिया का निर्माण होता है और ये कोनिडिया पेरेंट बॉडी से डिटैच होने के फलस्वरूप नए जीवधारी को जन्म देते हैं। नया जीवधारी यहाँ पे क्या होगा? नया जीवधारी कहने का मतलब है कि पेनिसिलियम बॉडी को, ठीक है, मतलब पेरेंट पेनिसिलियम से न्यू इंडिविजुअल डॉटर पेनिसिलियम का निर्माण हो जाएगा कोनिडिया के द्वारा। कोनिडिया भी एक अलैंगिक संरचना है जिसका निर्माण पेनिसिलियम के शरीर में कोनिडियोफोर के ऊपर हो रहा है और समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा हो रहा है। इसलिए ये अलैंगिक जनन की एक विधि है। तो बच्चों अब जो अलैंगिक जनन की दूसरा प्रकार है कायिक जनन, जिसे हम कहते हैं कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी इसे हम कहते हैं। अभी मैंने आपको फ्लो चार्ट में दिखाया था कायिक जनन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक विधियों द्वारा, दूसरा होता है कृत्रिम विधियों द्वारा। तो कृत्रिम या आर्टिफिशियल मेथड में आपको फिर बताऊंगी। पहले देखिए प्राकृतिक विधियों द्वारा कायिक जनन कैसे होता है। प्राकृतिक विधियों द्वारा जो कायिक जनन की विधि है वो है जड़, तने और पत्ती के द्वारा। सबसे पहले समझे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है क्या। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें कि क्या होता है, कोई भी प्लांट बॉडी, कोई भी पादप शरीर का कोई भी भाग छोटे टुकड़ों में बट के, कोई उसका छोटा टुकड़ा, कोई उसका भाग एक नए जीव को जन्म दे देता है, नए पौधे को जन्म दे देता है। इसे हम कायिक जनन कहते हैं, ठीक है। किसी विकसित पादप शरीर का कोई भी जड़, तना या पत्ती अगर एक नए प्लांट को जन्म दे रहा है उसे हम कहते हैं कायिक जनन। यहाँ पे देखो बच्चों, ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे पौधे में लैंगिक जनन नहीं हो रहा है, ये कायिक जनन की बात हो रही है। यहाँ पे समसूत्री विभाजन के द्वारा पौधे का कोई भी भाग अदर देन फ्लावर का अगर इन्वॉल्वमेंट होगा, अगर पुष्प भाग लेगा जनन में, तो वो कहलाता है लैंगिक जनन, जिसके बारे में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं कायिक जनन, यानी कि पौधे का कोई भी भाग अदर देन फ्लावर, स्टेम, रूट और लीफ, अगर इनके द्वारा एक नया पौधा बन रहा है तो उसे हम कहते हैं कायिक जनन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब इसकी प्राकृतिक विधियां, मतलब नेचुरली अपने आप किन विधियों के द्वारा ये होता है। पहला है जड़ द्वारा, फिर तना द्वारा और पत्ती द्वारा। ये कैसे होता है देखते हैं। बच्चों देखो, ये जड़ द्वारा कायिक जनन की विधि है। पहला जो एग्जाम्पल यहाँ पे है ये है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में क्या होता है, जो नॉर्मल जड़ होती है वो कई सारे भोजन पदार्थों का संचय करके अपने में कुछ एडवेंटिटियस बड्स का निर्माण करती है, कुछ कलिकाएं इसमें बन जाती हैं और ये कलिकाएं फिर नए पौधे को जन्म देती हैं। ऐसी सेकंड जो बी है ये है आपका डहेलिया। डहेलिया में भी क्या होता है, जड़ के द्वारा कायिक जनन होता है। इसमें भी जड़ें क्या करती हैं, भोजन वगैरह संचित करती हैं और इन जड़ों से नए पौधे का निर्माण हो जाता है, बीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये अलैंगिक जनन की एक विधि है। समसूत्री कोशिका विभाजन ही यहाँ पे हो रहा है, कोई भी लैंगिक अंग भाग नहीं ले रहा है, तो जड़ द्वारा कायिक जनन ये हो रहा है। इसके अलावा शीशम एक पौधा होता है, शीशम आपने नाम सुना होगा, डालबर्गिया सीसो। तो उसमें भी क्या होता है कि जड़ों में
कुछ कलिकाओं का निर्माण होता है और वो कलिकाएं नए पौधे को जन्म देती हैं। अगला जो कायिक जनन की प्राकृतिक विधियां हैं, उसमें जो अगला एग्जाम्पल है वो है तने द्वारा। तने द्वारा कायिक जनन कैसे होता है बच्चों? देखो, आपने देखा होगा आलू, अदरक, हल्दी, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें कि तने में संचित भोजन होता है। जड़ के ज़मीन के अंदर ये तना इनका होता है, भूमिगत तने ये होते हैं, राइजोम्स जिनको हम बोलते हैं। ये तनों में कुछ आइज या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ से छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं और ये नए पौधे को जन्म दे देती हैं। ये तने द्वारा कायिक जनन की एक प्राकृतिक विधि है। उदाहरण है इसका आलू, अदरक। देखो बच्चों, तने द्वारा कायिक जनन का एक और उदाहरण मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये है आपका घास। जो नॉर्मल घास होती है ना, उसमें आपने देखा होगा घास ज़मीन पे रेंक करके रनर होती है। रनर कहते हैं ऐसे पौधों को जो ज़मीन पे रेंक के चलते हैं। तो वो घास में भी क्या होता है, छोटी छोटी कलिकाएं, बड्स का निर्माण होने लग जाता है और नए नए पौधों का जन्म होता है तने द्वारा। तने में ही कहीं पे जड़ें इसमें बन जाएंगी और वो जड़ें जो है नए पौधे को ऊपर जन्म दे देंगी। थर्ड जो है कायिक जनन की प्राकृतिक विधि, वो है पत्ती के द्वारा, लीव्स के द्वारा जो कायिक जनन होता है। उसका उदाहरण देखो, ब्रायोफिलम एक पौधा होता है। इसकी पत्तियां जो होती हैं जब पौधे से गिरेंगी, पेड़ से, मेन प्लांट से जब ब्रायोफिलम की पत्ती ज़मीन में गिरेगी तो उसको जब मॉइस्चर, नमी आदि चीज़ें मिलेंगी तो वही समसूत्री विभाजन द्वारा कलिकाएं बनती हैं। वो कलिकाएं नए पौधे में कन्वर्ट हो जाती हैं और नया पौधा जो है पत्ती के, एक पत्ती से नए पौधे कई सारे निर्मित हो जाते हैं। तो ये है पत्ती के द्वारा कायिक जनन की प्राकृतिक विधि। बच्चों अब देखो, अब हम कायिक जनन की कृत्रिम विधियाँ देखेंगे। पहली फर्स्ट जो आर्टिफिशियल मेथड है वो है कटिंग, सेकंड है ग्राफ्टिंग, थर्ड है बडिंग एंड फोर्थ है लेयरिंग। इनके बारे में एक एक करके उदाहरण के साथ हम पढ़ते हैं। पहले तो आर्टिफिशियल मेथड का क्या मतलब है? आर्टिफिशियल हमने क्यों कहा यहाँ पे? आर्टिफिशियल विधि कायिक जनन की का मतलब है कि हॉर्टिकल्चर एक ब्रांच होती है, आपको पता होगा हॉर्टिकल्चर है, या गार्डनर्स हैं, वो क्या करते हैं, पौधों के विकास के लिए, अच्छे प्लांट्स की वैरायटीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, जो अच्छे प्लांट्स हैं उनकी ज़्यादा मात्रा में उनको बनाने के लिए आर्टिफिशियली कुछ मेथड्स को इवॉल्व किया है जिससे कि पौधों की क्विक ग्रोथ हो, ज़्यादा मात्रा में हमें पौधे मिले अच्छी क्वालिटी वाले। तो इसलिए इनको आर्टिफिशियल मेथड्स हमने कहा। तो कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनको एम्प्लॉय किया जाता है आर्टिफिशियली? उनमें सबसे पहली है कटिंग। तो बच्चों देखो, कटिंग का बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कटिंग। आप लोगों ने भी अपने घर में देखा होगा कि अब रोज़ प्लांट जो होता है, गुलाब का पौधा जो है, बोगेनविलिया का पौधा जो है, गन्ने का पौधा जो है ना, अंगूर की बेलें होती हैं, इन सबको हम क्या करते हैं, इनके छोटी सी टहनी तोड़ करके अलग से इसको मिट्टी में लगा देते हैं। और ध्यान देना पड़ता है किस तरीके से इनको लगाया जा रहा है। ढंग से इनको पौधे को डाला जाता है ज़मीन में और नॉर्मल जो इन्वायरमेंटल कंडीशन रहें, पानी है, खाद है, मिट्टी है, वो नॉर्मल अगर मिलते रहें तो ये जो आपने कटिंग करके डाला हुआ है पौधा, ये नए पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको एक शुगर केन का यहाँ पे दिखा रखा है, देखो जहाँ पे बड है, उस बड से नीचे से रूट्स निकल रही हैं। तो हम कट करके इसको अगर हम सॉइल में डाल देंगे तो ये नए पौधे में कन्वर्ट हो जाएगा। कटिंग बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। सेकेंड जो मेथड है आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन का, वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग बच्चों आप लोगों ने भी देखा होगा, घर में क्या करते हैं, नाशपाती की जो टहनी होती है जिसमें अच्छी वैरायटी की नाशपाती आती हैं, उसकी एक टहनी को हम क्या करते हैं, जो महल का पौधा होता है उसकी टहनी में जोड़ देते हैं। और कुछ समय में क्या होता है, कुछ समय मतलब बहुत कम समय में ही वो टहनी क्या करती है, फल देने लगती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ये तो मैंने बहुत आसान से शब्दों में आपको बता दी, बट एक्चुअली ग्राफ्टिंग क्या है, दो क्लोजली रिलेटेड वैरायटीज़ प्लांट्स की जो होती हैं, है ना, क्लोजली रिलेटेड प्लांट वैरायटीज़ के बीच में ग्राफ्टिंग की जाती है। यानी कि दो जो प्लांट हैं, वैरायटीज़ हैं, एक प्लांट वैरायटी को दूसरे पौधे में ग्राफ्ट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ऐसे में क्या होता है, जो पौधा जिस प्लांट की ट्विग को हम जोड़ रहे हैं उसको बोलते हैं सियोन, SCION, सियोन। और जो बेस प्लांट होता है उसे बोलते हैं स्टॉक। जैसे मैंने आपको बताया, एक और एग्जांपल बता रही हूँ, मैंगो का आपको एग्जांपल बता रही हूँ। देसी मैंगो
उसका क्या होता है, रूट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। देसी मैंगो जो होता है ना, आम का पेड़ है और उसमें हमें कोई अच्छी वैरायटी का मैंगो ग्राफ्ट करना है, सपोज़ दशहरी मैंगो हमें ग्राफ्ट करना है, तो दशहरी वाले मैंगो के पेड़ से एक ब्रांच काट करके हम किसमें, जो देसी वैरायटी मैंगो की है उसमें जोड़ देंगे। तो जो देसी वाला मैंगो है, बेस प्लांट है, उसको बोलते हैं स्टॉक, और जो दूसरा हम दशहरी वाला जिसकी डाली हम ला करके लगा रहे हैं उसको बोलेंगे सियोन। तो इन दोनों को इस तरीके से जोड़ा जाता है, इस तरीके से बांध करके टाइटली प्लांट हार्मोन है, खाद है, मिट्टी वगैरह इस तरीके से इसमें अप्लाई की जाती है कि ये दोनों का जो वेस्क्यूलर सिस्टम है, जाइलम फ्लोएम है, आपस में कंबाइन हो जाए, वाटर सप्लाई, फूड सप्लाई आराम से होने लगे और कुछ ही समय में विद इन अ फ्यू मंथ्स ये जो सियोन ब्रांच है ये फल वगैरह देने लगती है। इसे हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। उसके बाद बच्चों देखो बडिंग है। बडिंग का मतलब क्या होता है, कुछ पौधों में बड्स बनते हैं। बड्स यानी कि कलिकाओं का निर्माण होता है और इन पौधों से क्या किया जाता है, जहाँ पर ये बड्स बन रहे हैं उस बड को रिमूव कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है और किसी अन्य पौधे में जिसको हम स्टॉक बोल रहे हैं, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्राफ्टिंग में जो बेस प्लांट होता है उसको स्टॉक हम बोलते हैं। तो स्टॉक में ऐसे ही इस बड को अप्लाई करके बांध दिया जाता है ताकि इन दोनों प्लांट्स का वेस्क्यूलर सिस्टम कनेक्ट हो जाए और ये जो बड है यानी कि जो कलिका है ये नए पौधे में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखो बच्चों, ये यहाँ पे मैं आपको जो डायग्राम दिखा रही हूँ ये है लेयरिंग का। नेक्स्ट मेथड जो है कृत्रिम विधि जो है अलैंगिक जनन की, उसका एक मेथड है लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब होता है जो मेन कॉमन प्लांट है उसको मिट्टी के अंदर इस तरीके से हम दबा देते हैं। देखो आपको दिख रहा है जो बेल जा रही है उस बेल को हमने ज़मीन के अंदर इस तरीके से दबा दिया कि जो दबा हुआ भाग है उसमें रूट्स बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसमें रूट्स बनने शुरू हो जाते हैं तो साइड से इसको कट करके एज अ न्यू प्लांट फिर यूज़ किया जा सकता है। तो ये भी बहुत क्विक मेथड होता है नए प्लांटलेट्स बनाने का, लेयरिंग इसे हम कहते हैं। जो यहाँ पर दिखा रखा है ये बहुत कॉमन लेयरिंग की प्रैक्टिस है जो कि कई सारे, जैस्मिन आपने देखा होगा, जैस्मिन एक पौधा होता है, फ्लावरिंग प्लांट है। स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी में भी बहुत कॉमन, स्ट्रॉबेरी में भी जो नॉर्मल इसकी जो बेल जा रही होती है उसको अगर ज़मीन में दब जाए या नेचुरली इसमें लेयरिंग हो जाती है, रूट्स बननी शुरू हो जाती हैं और वो रूट्स के साइड से अगर हम काट लेंगे तो अलग अलग पौधों का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। बच्चों अब यहाँ पे देखते हैं हम कि क्या फ़ायदे हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के। फ़ायदे ये हैं कि क्विक मेथड होता है, जैसे लैंगिक जनन में थोड़ा लंबा समय लगता है कि गैमिट्स का निर्माण हो रहा है, फ्यूज़न हो रहा है, देन न्यू इंडिविजुअल बन रहा है, उसके बर्थ से लेकर के उसके ग्रो होने तक में बहुत लंबा समय लगता है। तो यहाँ अलैंगिक जनन का फ़ायदा ये है कि तीव्रता से होता है, टाइम कम लगता है इसमें और अधिक संख्या में यहाँ जीवधारियों की उत्पत्ति होती है इंस्टेड ऑफ लैंगिक जनन। नुकसान क्या है इसके, देखो सबसे पहले तो ऐसे हमने पढ़ा था इसमें माइटोसिस सेल डिवीज़न इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स नहीं बन पाते हैं, तो वेरिएशंस के चांसेस यहाँ पे लेस होते हैं। वेरिएशन मतलब विभिन्नताएं नई जीवधारियों में नहीं होती हैं, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है आपको। अलैंगिक जनन के द्वारा बनने वाले जीव एग्जैक्ट अपने पेरेंट की कॉपी होते हैं, इसीलिए उनको हम क्लोन कहते हैं। तो वेरिएशंस नहीं होते हैं तो इनको थोड़ा सा इन्वायरमेंटली अडेप्ट होने में कठिनाई होती है। ठीक है, और क्योंकि ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे जीवों का उत्पादन हो रहा है तो समटाइम्स इट लीड्स टू ओवर पॉपुलेशन। बच्चों अब लैंगिक जनन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कि दो जनक भाग ले रहे हैं, गैमीट्स का निर्माण हो रहा है, गैमीट्स का संलयन भी हो रहा है। ठीक है, तो लैंगिक जनन एक बाई पेरेंटल प्रक्रिया है जिसमें कि दो जनक भाग लेते हैं और दोनों जनकों में अलग अलग गैमीट्स का निर्माण होता है। जो नर जनक है, मेल पेरेंट है, उसमें मेल गैमीट्स का निर्माण होगा, जो फीमेल पेरेंट है उसमें फीमेल गैमीट का निर्माण होगा। गैमीट्स का निर्माण होने के पश्चात इन गैमीट्स का फ्यूज़न होगा, संलयन, और बनेगा जाइगोट। फिर जाइगोट से न्यू इंडिविजुअल का निर्माण होता है एक प्रोसेस के द्वारा जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स में देखते हैं हम क्या होता है मेन रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो जो फ्लावर होता है, जो पुष्प होता है, वो कहलाता है रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ प्लांट, ऑफ अ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं हमें पता है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो कैलिक्स एंड करोला क्योंकि ये लैंगिक जनन में कोई भी भाग एक्टिव रोल नहीं प्ले करते हैं तो ये नॉन एसेंशियल पार्ट्स कहलाते हैं, जबकि स्टेमन एंड कार्पल, स्टेमन मीन्स एंड्रोशियम एंड कार्पल कंबाइनली फॉर्म द गाइनोशियम,
ये हमारे एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, मेल पार्ट स्टेमन एंड फीमेल पार्ट कार्पल। इन्हीं में मेल और फीमेल गैमीट्स रिस्पेक्टिवली बनते हैं, फिर इनका फ्यूजन होता है। यहाँ देखो क्या क्या इवेंट्स हमारे लैंगिक जनन में होते हैं। पहला है गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमीट्स का निर्माण। सेकंड है गैमीट्स का ट्रांसफ़र, गैमीट ट्रांसफ़र मतलब कि मेल गैमीट का फीमेल गैमीट की ओर ट्रांसफ़र होता है। और उसका थर्ड स्टेप है नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन। जो गैमीट्स हैं ये यूनाइट होकर के फर्टिलाइज होते हैं, यूनाइट होते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में हम लैंगिक जनन के बारे में और बाकी जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।